तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूँ दीपशिखा सोनी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई ढेर सारी जानकारियाँ। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। मुर्गियों में होने वाले रोग, उनके लक्षण एवं बचाव तथा निदान पर जानकारी। मूंग की वैज्ञानिक बुवाई विधि पर वृत्तचित्र। कृषि सह व्यवसाय के रूप में मुर्गी पालन को अपनाकर बहुत से किसान भाई लाभ कमा रहे हैं, किंतु यह लाभ कभी कभी गर्मी के मौसम में लगने वाले रोगों जैसे गंबोरो, कॉक्सीडियोसिस, दीर्घकालीन श्वास रोग के कारण हानि में बदल जाता है। ऐसी परिस्थिति में मुर्गी पालक सोचते हैं कि क्या इसका कोई उपाय है। हाँ है किसान भाइयों, इसका सबसे सर्वोत्तम उपाय है टीकाकरण एवं मौसम के अनुसार मुर्गियों का प्रबंधन। अतः मुर्गियों में लगने वाले रोगों के कारण व बचाव तथा निवारण के विषय में समस्त जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, अंडा एवं मांस वाली मुर्गियों में गर्मी के मौसम में विभिन्न प्रकार के रोगों के आने की संभावना बनी रहती है, जिसके अंतर्गत पहला रोग है गंबोरो विषाणु जनित रोग। विषाणु युक्त हवा, पानी एवं आहार के द्वारा इस रोग का फैलाव होता है। इस रोग के लक्षण हैं शारीरिक तापमान में बढ़ोतरी, गर्दन नीचे करके पंख फैला के बैठना, शव परीक्षण उपरांत जांघ एवं छाती की मांसपेशियों पर खून के लाल धब्बे दिखना इसके प्रमुख लक्षण हैं। इस रोग से मृत्यु दर शुरुआत के 3 दिनों तक अधिक होती है। बचाव एवं उपचार: संक्रमित मुर्गियों को अलग करें। गुड़ 150 ग्राम प्रति 10 मुर्गी व सिरका 15 मिलीलीटर प्रति 10 मुर्गी के हिसाब से 3 से 4 दिन तक पीने के पानी में देना चाहिए। मल्टीविटामिन एवं विटामिन ई तथा सी योग्य मात्रा में 3 से 5 दिन तक दें। पशु चिकित्सक से आवश्यक परामर्श लेना चाहिए। इस बीमारी के बचाव के लिए ब्रायलर में 10 से 12 दिन एवं अंडे देने वाली मुर्गियों में 10 से 13 दिन व चौथे हफ्ते में टीकाकरण पीने के पानी या आँखों में अवश्य करें। खूनी दस्त या कॉक्सीडियोसिस रोग: यह एक भयंकर परजीवी रोग है जिससे न केवल बच्चों में बहुत अधिक मृत्यु होती है बल्कि पुलेट्स अंडा देने की अवस्था देरी से प्राप्त करती है। इसके लक्षणों में मुर्गियां कष्ट में रहेंगी, उजली, पीली या खूनी दस्त करती हैं, उन्हें भूख नहीं लगेगी, लोलक तथा कलंगी का रंग पीला पड़ जाता है। बच्चे ब्रूडर घेरा में बिजली के बल्ब के पास सिमट कर बैठते हैं। मुर्गियां आंख बंद करके ऊँघती रहती हैं। इस रोग की रोकथाम हेतु अंडों से बच्चे निकलने के 10वें दिन से उन्हें रोग निरोधक दवाइयाँ पशु चिकित्सक की सलाह अनुसार देना चाहिए। बिछावन को सप्ताह में 2 बार आवश्यक रूप से पलटते रहना चाहिए। गीली तथा डेलेदार बिछावन को हटाकर सूखी बिछावन बिछाएं तथा कम स्थान में अधिक मुर्गियों को नहीं रखना चाहिए।
तीसरा है कोलाई बैसिलोसिस। यह रोग जीवाणु से होता है, जिनकी संख्या गर्मियों के दिनों में सामान्य से अधिक पाई जाती है। इस रोग के लक्षणों में मुर्गियों के पेट में पानी भरना, पक्षियों का सुस्त हो जाना, कोने में इकट्ठा होना, आहार में कमी, सांस लेने में दिक्कत आना इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। बचाव एवं उपचार: मुर्गियों को पीने के लिए स्वच्छ पानी ही देना चाहिए। इसके अलावा 3 से 4 बार उचित मात्रा में क्लोरीन या ब्लीचिंग पाउडर पानी के स्रोत में डालना चाहिए। सिरका 20 मिलीलीटर प्रति 100 पक्षियों के लिए 3 से 4 दिन पानी में मिलाकर देना चाहिए। इसके अलावा मल्टीविटामिन एवं एंटीबायोटिक पशु चिकित्सक के परामर्श अनुसार प्रयोग करना चाहिए। चौथा है दीर्घकालीन श्वसन रोग। यह रोग माइक्रोप्लाज्मा नामक जीवाणु से संक्रमित होने से फैलता है। फरवरी से लेकर अप्रैल तक रबी फसलों की कटाई होती है और इसी धूल के कारण यह रोग पक्षियों में भयानक रूप से फैल जाता है। यह रोग दीर्घ काल तक रहता है और मुर्गियों को कमजोर बना देता है। इस रोग के लक्षणों में मुर्गियों की श्वास नलिका प्रभावित होती है। इसके अलावा खांसी आना, हाँफना, सांस लेने में परेशानी का होना, लंबी सांस लेना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। अगर आप मुर्गी फार्म के आसपास से गुजरते हैं तो घड़-घड़ की आवाज सुनाई देती है। बचाव एवं उपचार: फसल कटाई के दरमियान शेड के पर्दे बंद रखें। मुर्गियों को सीधी हवा के झोंके से बचाएं। पशु चिकित्सक से योग्य परामर्श लेकर ब्रांकोडायलेटर, एंटीबायोटिक एवं मल्टीविटामिन का प्रयोग करें। गर्मी के मौसम में जब तापमान बहुत अधिक हो जाता है तब मुर्गियों को अक्सर लू लग जाती है। इसके लक्षणों में मुर्गियां व्याकुल दिखाई देती हैं और वे मुंह खोलकर जल्दी जल्दी सांस लेती हैं तथा सुस्त हो जाती हैं। मुर्गियां दाना चारा खाना कम कर देती हैं और प्यास भी अधिक बढ़ जाती है। इसके अलावा मुर्गियों की मृत्यु तक भी हो सकती है। बचाव एवं उपचार: प्रभावित मुर्गियों को ठंडी जगह पर ले जाकर उनके सिर पर ठंडा पानी डालें। हवादार वातावरण में रखें। दोपहर के समय जब लू अधिक चलती हो तो मुर्गी घरों की बिछावन पर भी ठंडे पानी की फुहार करने से कुक्कुटशाला के तापमान को कम किया जा सकता है। विटामिन्स निर्धारित मात्रा से दूनी मात्रा में देवें, जैसे कि विटामिन ए को पीने के पानी में देवें। विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड की गोलियां भी दे सकते हैं। गर्मी के समय में पानी में ग्लूकोज मिलाकर भी दिया जा सकता है। इन बताई हुई बातों को ध्यान में रखते हुए मुर्गी पालक भाई प्रबंधन करते हैं तो आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। किसान भाइयों, राज्य में गर्मा मूंग की खेती बड़े भूभाग पर जहां पर सिंचाई की सुविधा है वहां पर इसकी खेती कर अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि किसान खेत की भली भांति तैयारी करके उन्नत किस्मों का चयन करके सही ढंग से बुआई करे। अतः किसान भाइयों, वैज्ञानिक विधि से मूंग की बुआई के बारे में जानकारी दे रहे हैं तिरहुत कृषि महाविद्यालय ढोली, जिला मुजफ्फरपुर के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर देवेंद्र सिंह। के लिए गर्मा मूंग एक उत्तम फसल है। गर्मा मौसम में जिस समय में अधिकांश खेत खाली रहते हैं और अभी आलू की फसल की कटाई, तोरी की कटाई द्वारा खाली हुए या जल्दी गेहूं की जो कटाई होती है, तो गर्मा मूंग लगाने का सही अवसर होता है 1 मार्च से 10 अप्रैल तक। ये सर्वोत्तम समय है। तो इस समय अगर जो रबी की फसल कट जाती है तो किसान भाइयों के लिए गर्मा मूंग लगाना लाभकारी है। किसान भाइयों, जहां तक गर्मा मूंग में उर्वरकों की बात है तो 20 किलोग्राम नत्रजन, 45 किलोग्राम स्फूर, 20 किलोग्राम पोटाश एवं 20 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर आवश्यक होता है, जिसके लिए आपको 100 किलोग्राम डीएपी, 33 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश एवं 125 किलोग्राम फॉस्फोजिप्सम की जरूरत प्रति हेक्टेयर होगी। इस तरह से मूंग की खेती करने के लिए किसान भाइयों को कुछ प्रभेद जो बिहार के लिए अनुशंसित हैं, जो अच्छी उपज देने वाली, उसमें जो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित और दूसरे अन्य संस्थानों द्वारा अनुशंसित की जाती हैं, उसमें सबसे प्रमुख वैरायटी जो है
SML 668। यह एक प्रभेद है जो ताइवान से आके यहाँ सिलेक्शन द्वारा विकसित की गई है। इसकी उत्पादन क्षमता 16 से 18 कुंटल प्रति हेक्टेयर है और इसमें 2 से 3 तोड़ाई होती है। इसकी बुआई लेट तक आप अप्रैल तक 10 अप्रैल तक इसको कर सकते हैं। ये बड़े दाने वाली और चमकदार मूंग होता है। दूसरा है HUM 16। यह बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित की गई प्रभेद है। इसकी भी उपज क्षमता आप 15 से 18 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। इसमें पीला मुजैक रोग सहिष्णु है, इसमें कम लगता है। इसकी जो किसान भाई खेती करके अधिक लाभ कमा सकते हैं। इसमें बायोमास भी ज़्यादा मिलता है। इसी तरह से सोना राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई है। सुनहले रंग की छोटे दाने की मूंग है। उपज क्षमता 12 से 14 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। मगर सबसे खासियत ये है कि एक ही बार में ये पक के तैयार हो जाती है। तो एक ही बार हार्वेस्ट करने के लिए ये मूंग सर्वोत्तम है किसान भाइयों के लिए। TMB 37 वेराइटी है जो पीला मुजैक रोधी है और बिहार के लिए स्पेशली ये अनुशंसित की गई है और इसकी उपज क्षमता 15-16 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। इसकी बुआई भी आप मार्च से लेकर अप्रैल तक कर सकते हैं और इसमें पीला मुजैक के अवरोधी होने के कारण इसमें औसत अच्छी उपज प्राप्त की जा रही है। इसी तरह से विशाल जो यहाँ की बहुत पॉपुलर वैरायटी है, इसमें दाने के साथ ग्रीन बायोमास भी बहुत ज़्यादा मिलता है। सामान्य मूंग के अपेक्षा इसमें दोगुना ग्रीन बायोमास यानी 400 कुंटल 500 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक मिलता है। तो ये ड्यूअल पर्पज में छीमी और हरी खाद दोनों के लिए सर्वोत्तम प्रभेद है। इसकी उपज क्षमता है 15-16 कुंटल प्रति हेक्टेयर और ये 15 मार्च से 30 मार्च में बोए जाने पर अधिक उपज देती है। मूंग की बुआई के लिए किसान भाइयों को 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की मात्रा की ज़रूरत होती है। बीज का शोधन किसान भाई पहले इसको फंजीसाइड से करते हैं। फंजीसाइड्स में आप कार्बोफ्यूरान 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उसको उपचारित करते हैं। इस उपचार के 8 घंटे बाद मूंग के लिए जो उचित राइजोबियम होता है उसके पैकेट प्रति एकड़ के हिसाब से 2 पैकेट का उपयोग होता है। 8 किलोग्राम मूंग का उपचार करने के लिए आप 2 पैकेट राइजोबियम कल्चर उपयोग कर सकते हैं। राइजोबियम कल्चर का उपचार करने में सावधानी बरतनी है कि 200 ग्राम गुड़ और 500 ml पानी में बॉयल कर लेते हैं। उबाल के उसको बॉडी टेम्परेचर पर ठंडा करते हैं। जब ठंडा हो जाता है तो उसमें ये कल्चर मिला के उसको पूरे बीज में उसको लेपन उसका करते हैं, मिक्स करते हैं और मिक्स करके उसको 3-4 घंटे तक छाया में सुखा के फिर इसकी बुआई करते हैं। तो ये आपका बीज पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर और कतार से कतार 30 सेंटीमीटर इसकी रखी जाती है। इसको दोनों तरह से बुआई आप कर सकते हैं। जैसे गेहूं कटता है और तुरंत बुआई करने के लिए 0 टिलेज मशीन का उपयोग करके इसको बिना जुताई किए खेत में आप बुआई कर सकते हैं। कि बुआई के समय किसान भाइयों को ध्यान देना है कि खेत में नमी होनी चाहिए। किसी भी स्थिति में कम नमी और कम जमाव आपके उत्पादन पर सीधा प्रभाव डालता है। तो अगर कम नमी है तो आप हल्की सिंचाई करके ही खेत में मूंग की बुआई करें। मूंग में फर्दर जो खरपतवार नियंत्रण की एक समस्या होती है गर्मा मौसम में, इसमें किसान भाइयों को ध्यान देना चाहिए कि उसमें संभव नहीं होता है कि आप आदमी के द्वारा उसकी निकौनी करा लें। तो इसके लिए आप एक पेंडीमेथिलीन का जो उसका 1 किलोग्राम, यदि इसका कमर्शियल प्रोडक्ट यूज करते हैं तो उसका 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से, और इसको आप 700-800 लीटर पानी में घोल के प्रति हेक्टेयर बुआई के तुरंत बाद स्प्रे अगर कर देते हैं मिट्टी के ऊपरी हिस्से पर, ऐसे आप 35 दिन तक खरपतवार को नियंत्रित कर देते हैं। उसके बाद मूंग का फसल आच्छादित हो जाता है और कोई भी खरपतवार से नुकसान नहीं होता। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे महत्वपूर्ण जानकारियां।
पान की उन्नत किस्में एवं रोपण तकनीक पर जानकारी। ये नहीं है कोई परियों की दास्तां, ना ही सास बहू की है ये कहानी। ये दास्तां है सच्ची वारदातों की, दिल दहला देने वाले अपराधों की। करेंगे हम पर्दाफाश ऐसे वाकयात का, दास्ताने जुर्म। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। पान एक व्यावसायिक फसल है। इसकी खेती जो किसान करना चाहते हैं उनके लिए यह उपयुक्त समय है और वे इस समय पान की रुपाई कर सकते हैं, किंतु इसके लिए बरेजा निर्माण एवं रोपण प्रक्रिया को सावधानी से अपनाने की आवश्यकता होती है ताकि उचित पौध संख्या स्थापित हो सके। अतः किसान भाइयों, यदि आप भी पान का रोपण की तैयारी कर रहे हैं तो पान रोपण की उचित तकनीक को कैसे अपनाएंगे, इस विषय पर समुचित जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ। कि इस समय पान का जो कंजर्वेटरी होती है, जिसको हमारे किसान भाई बरेजा कहते हैं, भीट कहते हैं, उसके निर्माण का सबसे अच्छा समय चल रहा है और पूरे प्रदेश में पान के जो भीट हैं, जो बरेजे हैं, उनका निर्माण किया जा रहा है। इसमें मुख्यतया जो सामग्री लगती है वो बांस लगती है। बांस का मेन इसमें मुख्य व्यय होता है बांस के ऊपर। तो बांस अच्छे किस्म के लेना चाहिए और उस पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो घुने हुए ना हो, क्योंकि इन बांसों को 3 साल तक आपके पान के खेत में रहना है कम से कम। आप उसका लेआउट करने के बाद कलई से उसकी सीधे आप लाइन कर लें, लाइन खींच लें, पंक्तियां बना लें। और बनाने के बाद आपको बता दूं कि मुख्यतः पंक्ति से पंक्ति की दूरी किसान भाई हमारे 65 से 70, बांस से बांस की दूरी 1 मीटर रखते हैं। कभी कभी बांस की कमी होती है तो उस दूरी को बढ़ा भी लेते हैं। तो अच्छी तरह से आप जब उसका कलई से पंक्तियां बना लेते हैं तो उसमें आपको बांस लगाने की बारी आती है। तो बांस लगाने में आवश्यक है कि एक अच्छी तरह से पहले उसमें एक विशेष प्रकार का नोकदार यंत्र आता है, जिसको हमारे किसान भाई अपनी स्थानीय भाषा में उघन्नी कहते हैं। जबकि वो एक छेद करने वाला एक रॉड होता है, उससे उसमें जमीन पे आपके खेत में निर्धारित जो दूरी होती है बांसों की, उस दूरी पे उससे होल किए जाते हैं, छिद्र किए जाते हैं। इसके बाद उस बांस को उसके अंदर रखकर अच्छी तरह से मिट्टी से दबा दिया जाता है। ये अगर बांस को हिलाया जाए तो बांस गिर नहीं सकते। इसके बाद फिर इन बांसों को बांधने की बात आती है और ऊपर का इसका जाल बनाना पड़ता है। जाल भी मुख्यतः बांस की कमटियों से बनता है, बांस को फाड़ कर बनता है। और इसके बाद फिर बात आती है, कहीं कहीं प्रायः किसान उसकी जो छबाई कर रहे हैं घास से मचान बना लेते हैं। किसानों को सलाह दी जाती है कि घास का प्रयोग बंद करने की आवश्यकता है और उसके लिए आवश्यक है कि आप एग्रोसेड नेट, एक एग्रोसेड नेट की जाली आती है, 75% का प्रयोग करें। 75% का मानक का मतलब ये है कि इसमें 75% छाया रहती है आपके बरेजे में और 25% धूप आती है। इस जो हमारे पान को जिस तरह का वातावरण चाहिए वो 75% एग्रोसेड नेट जाली यानी प्लास्टिक की जो जाली आती है उससे उसको मिलता है। तो जो छत है उसको हम उस एग्रोसेड नेट की जाली से ढक देते हैं और चारों तरफ से दीवारें उसकी उसी से बंद कर देते हैं। या आप समझ लें कि जहां आपको पान की खेती करना है वो बन गया। अब बात आती है कि आपको बुआई करना है। उसमें बुआई करने के लिए आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि पान बेल आपकी अगर स्वयं की है तो निरोग है कि नहीं है। ऐसा कोई पान बरेजे से आप पान बेल न क्रय करें जहां पहले से कोई रोग लगे हों। आपको सलाह दी जाती है कि आप उसका उपचार अवश्य करें और उपचार करने के लिए एंटीबायोटिक दवा आती है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। उस स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को का पैकेट 6 ग्राम का आता है। 6 ग्राम
दवा स्टेप्टोसाइक्लिन 30 लीटर पानी में आप अच्छी तरह से घोल लें और इसकी जो पान कटिंग होती है जिसको आप ढोली कहते हैं, एक ढोली अगर कटिंग ले रहे हैं आप, इसका मतलब है कि एक ढोली में 200 कटिंग है, नंबर ऑफ कटिंग्स 200 हैं उसमें। इसकी पूरी आप गड्डी बनाकर स्टेप्टोसाइक्लिन के बने हुए घोल में आपको 10 से 15 मिनट तक रखना है। उपचारित करने के बाद उसको बाहर निकाल लें और उसको गड्ढे में उसको किसी बांस की डलियों में कपड़ा बिछाकर रखते चलें और इसके बाद आपको पानबेल आपकी बुआई के लिए तैयार होती है। एक बात और बताना चाहूँगा, बुआई में से कम से कम 2 दिन पूर्व जब आपकी अंतिम जुताई हो जाती है, बरेजा आपका इस स्थिति में आ जाता है, तो आपको करना ये होगा कि जो आपकी पंक्तियां हैं उसमें आपको बरेजे का भूमि शोधन करने की आवश्यकता है। भूमि शोधन के लिए बोर्डो मिश्रण आप तैयार करेंगे। पाव भर आप 0.25% का बोर्डो मिश्रण की आवश्यकता हो तो वो 20 लीटर हो जाता है। आपका 80 लीटर पानी आपके पास सुरक्षित रखा, इस 20 लीटर दवा को उस 80 लीटर पानी में डालकर आपको हजारों में भर के इसकी धार करना होगी, इसकी ड्रेंचिंग करना होगी। बुआई के 2 दिन पहले आपने बोर्डो मिश्रण की धार कर ली बताए अनुसार, इसके 1 दिन पश्चात आप पानी से धार करेंगे। सिर्फ आपको सादा पानी लेना हजारों में और जहां आपने अपनी पंक्ति में बोर्डो मिश्रण से भूमि का उपचार किया था उससे आप अपना पानी से धार कर दें तो नमी उसमें अच्छी पर्याप्त बन जाती है और उसके 1 दिन बाद आप पानबेल उपचारित करके उसकी बुआई कर सकते हैं। बुआई मुख्यतः 10 से 15 सेंटीमीटर पे दूरी पे करते हैं, कहीं कहीं दूरी बढ़ा भी सकते हैं, ये निर्भर करेगा पानबेल के ऊपर। और अच्छी तरह से जब आप कटिंग बोते हैं तो उसकी ठोकाई अच्छी तरह से होना चाहिए। कुछ दिनों के पश्चात आप देखते हैं कि 15 दिन 20 दिन के बाद उसमें अंकुरण शुरू हो जाता है, बेल बढ़ने लगती है। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित सलाह इस प्रकार है। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि बसंतकालीन ईख, शकरकंद, गर्मा सब्जी की बुआई के लिए खेत की तैयारी करें। कद्दू वर्गीय सब्जियों की अगेती फसल की पौध तैयार करने के लिए बीजों को पॉलीथीन के थैलों में उगाएं। पॉलीथीन के थैलों को पॉली घरों में रखें। चना, मटर और टमाटर की फसल में फली छेदक कीट के नियंत्रण के लिए फेरोमोन प्रपंच 3 से 4 प्रपंच प्रति एकड़ की दर से लगाएं। यदि कीट अधिक हैं तो बीटी नियमन का छिड़काव करें। समय से बोई गई गेहूं की फसल जो 90 से 100 दिनों की हो गई है उसमें सिंचाई कर बची हुई नाइट्रोजन का उपरिवेशन करें। प्याज की पौध को जो 50 से 55 दिनों की हो गई है तैयार क्यारी में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 15 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखते हुए रोपाई करें। पौध की रोपाई अधिक गहराई में न करें। आम के बगीचों में मंजर आने के पहले कार्बारिल दवा 2 ग्राम अथवा डाइमेथोएट दवा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर पेड़ों पर छिड़काव करें। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है। खेत खाली होने पर जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की सीमित सुविधा उपलब्ध है वे इस समय बसंतकालीन मूंग की खेती करें। अगर सिंचाई की असीमित सुविधा उपलब्ध है तो ग्रीष्मकालीन सब्जियां जैसे फूल गोभी, बंधा गोभी, टमाटर, भिंडी, बैंगन, मिर्च एवं लत्तर वाली सब्जियां जैसे नेनुआ, झींगी, कद्दू, कदीमा, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा इत्यादि की खेती करें। गर्मी की सब्जियों को लगाने का समय आ गया है, अतः किसान भाई जल्द से जल्द खेत की जुताई कर उसमें नेनुआ, झींगी, कद्दू, खीरा, कदीमा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज एवं अन्य लत्तर वाली सब्जियों को थाले में लगाएं। कम लतरने वाली सब्जियां जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज इत्यादि को 1.5 से 2 मीटर की दूरी पर तथा ज्यादा लतरने वाली सब्जियां जैसे नेनुआ, झींगी, खरबूजा, कद्दू, कदौमा इत्यादि को 2.5 से 3 मीटर की दूरी पर लगाएं। प्रत्येक थाले में 4 से 5 बीज डालकर हल्की सिंचाई कर दें तथा थाले को पुआल से ढक दें ताकि नमी बनी रहे।
अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। ग्राम बेलहा, जिला पटना के कृषक शेषनाथ, आप अन्नदाता निःशुल्क फोन सेवा के माध्यम से पशुओं को रेबीज रोग से बचाव व टीकाकरण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। तो सबसे पहले जो है उसको पोस्ट बाइट वैक्सीनेशन जो है आरंभ करा देना चाहिए, टीकाकरण करानी चाहिए। टीकाकरण के लिए बहुत सारी दवाएं मार्केट में उपलब्ध है, रक्षा रेब है, एनी रेब है, रेबीपर है, बहुत सारी दवाएं हैं। और उसका डोज जो पहला डोज पड़ेगा वो कुत्ते काटने के 24 घंटे के अंदर पहला डोज ले लेना होता है। दूसरा डोज जो है वो हम लोग तीसरे दिन देते हैं और तीसरा डोज जो है हम लोग 7वें दिन देते हैं, उसके बाद 14वें दिन, उसके पश्चात 28वें दिन और एक छठा जो वैक्सीनेशन होता है वो 3 महीने पर होता है, जो कि ऑप्शनल होता है। कि तुरंत ही अपने निकटतम चिकित्सालय है वहां जा करके और डॉक्टर से मिल करके परामर्श करके और वैक्सीनेशन अपना शेड्यूल के अनुसार करा लें। तो इस तरह से हम लोग ये 1 ml जो है मांसपेशी में पशु को दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात है पशुपालक भाइयों कि इस बीमारी का जो है, अगर ये बीमारी हो जाती है पशुओं में तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है, इसलिए बचाव ही इसका एकमात्र उपचार है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधी समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर दोपहर 2 से 3 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।